प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम पहले ही राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। तो इसी श्रृंखला में हम राष्ट्रीय आय को मापने की अगली विधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन सब का आधार उत्पादन, आय और व्यय होता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी ये देख चुके हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन होता है तो उस उत्पादन को करने के लिए उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। जब उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है तो उससे उत्पादन के साधनों को आमदनी होती है, यानी कि आय प्राप्त होती है। और उसी आय को उत्पादन के साधन लेकर के बाजार में खर्च करने के लिए जाते हैं, यानी कि आय होने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा होती है और उस मांग पर जब उत्पादन के साधन खर्च करते हैं, उन साधनों को खरीद लेते हैं, तो बाजार से वो वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं और दोबारा से फिर उन वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है, जिससे उत्पादन के साधनों को फिर आय होती है और उस आय को फिर से खर्च किया जाता है। और इस तरह से उत्पादन, आय और व्यय की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इस प्रक्रिया का न कोई आरंभ होता है और न ही कोई अंत होता है। इसको अगर हम थोड़ा विस्तार से और ज़्यादा समझने का प्रयास करें तो हम देख रहे हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से आय सृजित होती है, आय निर्मित होती है, आय पैदा होती है। आय होने के कारण उत्पादन के साधन उनको व्यय करते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर से दूसरे साधनों की आय पैदा होती है, आय का सृजन होता है, वो फिर उसको व्यय करते हैं, फिर उत्पादन होता है, फिर आय होती है और इस तरह से उत्पादन से आय, आय से व्यय, फिर व्यय से उत्पादन, फिर उत्पादन से आय और व्यय, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इससे जो प्रवाह बनता है वो प्रवाह निरंतर चलता रहता है, जिसका न कोई आरंभ होता है न कोई अंत होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, उत्पादन से आय पैदा होती है, आय व्यय होती है और व्यय फिर उत्पादन को जन्म देता है और इस तरह से यह एक चक्रीय प्रवाह उत्पादन, आय और व्यय के बीच में निरंतर चलता रहता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि उत्पादन, आय और व्यय तीनों ही हमेशा बराबर होते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के बारे में हम जैसा कि पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना इन तीनों ही स्तरों पर की जाती है: उत्पादन स्तर, आय स्तर और व्यय स्तर। सर्वप्रथम शुम्पीटर ने इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सुझाव दिया था। भारत का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी राष्ट्रीय आय का अनुमान तीनों स्तरों पर लगाता है। इस तरह राष्ट्रीय आय को मापने की तीन विधियां जो प्रवाह में आती हैं वही बन जाती हैं: उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि का विस्तार से अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आय विधि का। तो राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि को वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर उत्पादन के सभी साधनों को उनके कामों के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार वर्गीकृत करके अलग अलग भागों में बांट करके ही उनको भुगतान किया जाता है। इसीलिए उत्पादन के साधनों को उनके कार्यों के अनुसार वर्गीकृत करके अलग अलग भागों में बांट करके उनको भुगतान किया जाता है। इसीलिए इसे वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि भी कहा जाता है, क्योंकि उत्पादन के कार्यों को इस विधि में भुगतान किया जाता है, इसलिए इसको कारक भुगतान विधि भी कहा जाता है। परिभाषा इसकी जो बनती है वो है कि आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादन के प्राथमिक साधनों, क्योंकि प्राथमिक साधन ही होते हैं, इन्हीं का प्रयोग करके आगे की क्रियाएं की जाती हैं, तो प्राथमिक साधनों भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम को उनकी सेवाओं के बदले में
क्रमशः लगान यानी कि भूमि के लिए लगान, श्रम के लिए मजदूरी, पूंजी के लिए ब्याज तथा उद्यम के लिए लाभ के रूप में किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। यानी कि अगर हम इसको आसानी से समझने का प्रयास करें तो हम यह कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में उत्पादन के सभी साधनों को उनके कार्यों के बदले, उनकी सेवाओं के बदले लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में जो भुगतान किए जाते हैं उनको जोड़ करके ही राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आय विधि की परिभाषा दे करके आय विधि की गणना कर सकते हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमें कुछ चरणों को अपनाना पड़ता है, निम्न चरणों को अपनाना पड़ता है, जिसके अंदर हमारे पास पहला चरण आता है कि उन उत्पादक उद्यमों या क्षेत्रों की पहचान करना जो आय पैदा करते हैं या जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके उनको आय का भुगतान करते हैं। दूसरा चरण हमारे पास आ जाता है कारक आय का अर्थ, यानी कि जो आय उनको प्रदान की जाती है उसमें कौन कौन सी चीजें, किस किस प्रकार की आय शामिल की जाती है और उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। और तीसरा चरण हमारा आ जाता है कारक आय का अनुमान किस तरह से लगाया जाएगा और कारक आय का अनुमान लगाते समय उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरती जाएंगी, यानी कि किस चीज को शामिल किया जाए और किस चीज को शामिल ना किया जाए। तो यहाँ जब हम प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण में उन उत्पादक उद्यमों की पहचान की जाती है जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं, उनको आय प्रदान करते हैं और उत्पादक उद्यमों को इस आधार पर या क्षेत्रों को इस आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, जिसका अध्ययन हम पहले भी विस्तार से कर चुके हैं। सबसे पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक कारकों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र में कृषि और संबंधित क्रियाएं, मछली उद्योग, खनिज उत्खनन आदि शामिल किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्षेत्र आता है सेकेंडरी सेक्टर। इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके दोबारा से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। इसी तरह से तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र जिसको कहा जाता है वो है तीसरा क्षेत्र। इस क्षेत्र के उद्यम भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं करते बल्कि केवल वे सेवाओं को पैदा करते हैं, सेवाओं को उत्पादन करते हैं, उन्हें प्रदान करते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि की सेवाएं। यानी कि तृतीय क्षेत्र में कोई भी उत्पादन नहीं होता, केवल प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का ही प्रयोग करके लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय आय की गणना करने का दूसरा चरण, जिसमें आता है कारक आय का अर्थ, यानी कि उत्पादन साधनों को जो लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाता है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो कारक आय का जो अर्थ है वो होता है कि कारक आय किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित वह आय है जो उसकी सेवाओं के बदले में उसे दी जाती है। इसमें श्रम के लिए दी गई मजदूरी, भूमि के लिए लगान, पूंजी के लिए ब्याज व उद्यमशीलता यानी कि एक उद्यमी द्वारा अपनी मेहनत, अपने प्रयासों के लिए दिया गया लाभ शामिल होता है। इसमें ऐसी कोई भी आय शामिल नहीं की जाती जो अर्जित ना की गई हो, जो कमाई ना गई हो, जिसके लिए कोई काम ना किया गया हो या कोई सेवा नहीं दी गई हो। तो इस तरह की आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इस तरह की आयों को हस्तांतरण आय कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है अर्जित या कारक आय को मुख्य रूप से किन किन भागों में बांटा जाता है। कारक आय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला भुगतान, कर्मचारियों को किया जाने वाला भुगतान, जिसके अंदर शामिल होता है नगद मजदूरी या वेतन। दूसरा होता है किस्म या वस्तु के रूप में भुगतान या उत्पादन के साधनों द्वारा किस्म या वस्तु के रूप में प्राप्त आय। हम कई बार देखते हैं गांव आदि में कि जब हम लोगों से काम करवाते हैं या खेतों में काम करवाते हैं तो उनको हम
नगद भुगतान ना करके उनको वस्तुओं के रूप में भुगतान करते हैं, जैसे अनाज दे देना, खेतों में कटाई के लिए अनाज देना, धान लगवाई के लिए उनको अनाज देना। इसी तरह से कई बार कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं देता है, जैसे उनको रहने के लिए फ्री में मकान देना, लेकिन उसके लिए वो उतना ही वेतन उसको कम देता है, या आने जाने की सुविधा प्रदान करना। तो इस तरह से वस्तु या सेवा के किस्म के रूप में भी भुगतान हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों द्वारा किया जाने वाला योगदान। जो नियोक्ता होता है, जो मालिक होता है, अपने कर्मचारी के खाते में एक अंशदान जमा करवाता रहता है, जिसको उसका कर्मचारी हमेशा नहीं निकाल सकता, केवल आवश्यकता के समय या जरूरत के समय या किसी आपदा के समय ही उसको निकलवा सकता है। ये उसके नियमित वेतन का हिस्सा नहीं होता, केवल इसको आपदा या आवश्यकता के समय ही निकलवाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिया जाता है और उसको आवश्यकता पड़ने पर इसको निकलवाया जा सकता है, तो इसीलिए उसकी आमदनी ही होती है, जिसको कर्मचारियों के पारिश्रमिक में ही शामिल किया जाता है। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पेंशन को भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये मालिकों द्वारा या नियोक्ता द्वारा उसके उस काम का या उस मेहनताने का हिस्सा होता है जो उसके द्वारा किया गया था, जो उसको बाद में उसकी वृद्धावस्था पेंशन के समय दिया जाता है। कारक आय के वर्गीकरण का अगला भाग है प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष को अगर हम कहें तो ये एक तरह का अधिक्य होता है जो किसी काम के बदले नहीं मिलता, बल्कि संपत्ति के प्रयोग के बदले मिलता है। अधिशेष या अधिक्य इसको इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति प्रयोग के लिए देते हैं तो हमें वो संपत्ति ज्यों की त्यों वापिस मिल जाती है और साथ में कुछ अतिरिक्त आय भी मिल जाती है। तो इसीलिए इसे अधिशेष कहा जाता है, अधिक्य एक तरह से कह सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत काम के बदले आय को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल संपत्ति से प्राप्त आय को ही शामिल किया जाता है। प्रचालन अधिशेष अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों अर्थात निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, परंतु सामान्यतः सरकारी क्षेत्र में प्रचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता। प्रचालन अधिशेष में निम्नलिखित मदें शामिल की जाती हैं, जैसे लगान, भूमि के बदले मिलने वाला या किराया या किसी भी मानसिक संपदा या काम के बदले में मिलने वाली रॉयल्टी, पूंजी के बदले मिलने वाला ब्याज और लाभ। ये सारी की सारी चीजें प्रचालन अधिशेष में शामिल की जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि जब हम किसी को भूमि देते हैं किराए पर काम के लिए, तो हमें भूमि ज्यों की त्यों पूरी की पूरी वापस मिल जाती है और साथ में लगान के रूप में अतिरिक्त आय भी होती है, जबकि हमारे पास से गया कुछ भी नहीं है। इसी तरह से जब किसी को पूंजी दी जाती है तो पूंजी के बदले में ब्याज प्राप्त होता है और सारी की सारी पूंजी भी ज्यों की त्यों मिल जाती है। इसी तरह से जब कोई निवेश करते हैं या उद्यम लगाते हैं तो वहां से हमें लाभ मिल जाता है और निवेश में लगाई गई सारी पूंजी, उद्यम में लगाई गई सारी पूंजी भी ज्यों की त्यों मिल जाती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि लगाई गई चीजें हमें सारी ज्यों की त्यों प्राप्त हो जाती हैं और साथ में ये अतिरेक या अधिक्य या अधिशेष भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसको इन संपत्तियों के चलन से, इन संपत्तियों के प्रयोग से मिलने वाला अधिक्य या अधिशेष कहा जाता है। रॉयल्टी का अगर हम विस्तार से अध्ययन करें तो हम ये कहेंगे रॉयल्टी एक प्रकार का भुगतान होता है जो किसी व्यक्ति या संगठन को उसके बौद्धिक या दिमाग के प्रयोग के बदले में बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए दिया जाता है। यह भुगतान आमतौर पर एक निश्चित दर या प्रतिशत के
रूप में किया जाता है, यानी कि कई बार इसको वार्षिक दिया जाता है, कई बार इसको प्रतिशत के रूप में भी प्रदान किया जाता है, जो भौतिक क्षमता के उपयोग से प्राप्त आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई पुस्तक लिखता है, कोई लेखक कोई पुस्तक लिखता है, तो जब तक उसकी पुस्तकें बिकती रहेंगी तो उन पुस्तकों से मिलने वाली आय पर प्रकाशक उसको एक निश्चित प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में देता रहेगा। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति संगीत बनाता है, कोई गाने लिखता है, तो जब तक वो गाने चलते रहेंगे, जब तक वो गाने बिकते रहेंगे, तब तक उनसे उसको आमदनी होती रहेगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का आविष्कार करता है और उसका पेटेंट करवाता है, तो जब तक कोई भी कंपनी उस वस्तु को बेचेगी तो उससे मिलने वाली आमदनी के पूर्व एक निश्चित प्रतिशत उसके आविष्कारक को देती रहेगी। तो इस तरह से रॉयल्टी भी मनुष्य द्वारा एक बार किए जाने वाले काम के ऊपर लगातार उसको मिलने वाला एक प्रतिशत होता है, एक आय होती है, जो हर बार काम करने के बदले प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक बार काम करने के बदले लंबे समय तक प्राप्त होता है। इसीलिए इन सारी की सारी चीजों को अधिशेष या अधिक्य में शामिल किया जाता है। जैसा कि प्रचालन अधिशेष में हमने लगान, लाभ और ब्याज का अध्ययन किया, तो लाभ के अंदर हमने 3 भाग देखे, जिनमें लाभांश, निगम लाभ कर और अवितरित लाभ, 3 चीजें आई। लाभांश लाभ का वो हिस्सा होता है, वो भाग होता है, वो अंश होता है जिसे निवेशकों में या फर्म के हिस्सेदारों में, भागीदारों में बांट दिया जाता है। क्योंकि लाभांश लाभ का वह भाग होता है जिसे वितरित कर दिया जाता है उसके हिस्सेदारों में, इसीलिए इसको वितरित लाभ भी कह दिया जाता है। निगम लाभ कर भी उसी लाभ का वह हिस्सा होता है जिसे सरकार को कर के रूप में दिया जाता है। इसी तरह से लाभ का कुछ हिस्सा उत्पादकों द्वारा अपने पास भविष्य के संकटों का सामना करने के लिए बचा के रख लिया जाता है, ताकि जब कोई आपदा आए, कोई मुसीबत आए, तो उस समय हिस्सेदारों से पैसा ना मांगना पड़े, ना एकत्रित करना पड़े। तो इसीलिए लाभ का कुछ भाग जिसे फर्म भविष्य में किसी संकट का सामना करने के लिए अपने पास रख लेती हैं, उसको ही निगम बचत या अवितरित लाभ कहा जाता है। इस तरह से हमने कारक आय के वर्गीकरण में 2 हिस्सों के बारे में विस्तार से पढ़ा, जिसके अंदर कर्मचारियों का पारिश्रमिक और प्रचालन अधिशेष आता है। तीसरा हमारे पास जो प्रकार आता है वो आता है मिश्रित आय। कुछ आय इस तरह की होती है या कुछ उद्यमी इस तरह के होते हैं जो सारे के सारे काम स्वयं ही करते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे रोजगार करने वाले व्यक्ति, स्वयं रोजगार करने वाले दुकानदार, किसान, डॉक्टर, जिनके छोटे मोटे व्यवसाय होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। ये उत्पादन करने के लिए उत्पादन के सभी साधनों का खुद ही प्रयोग करते हैं और उनसे होने वाली आय का भुगतान खुद को ही करते हैं। इसीलिए इनको इस प्राप्त होने वाली आय को मिश्रित आय कहा जाता है, क्योंकि यह आय मिली जुली होती है। क्योंकि ये छोटे मोटे उत्पादक जो होते हैं वो अपनी ही भूमि, अपने ही श्रम, अपनी ही पूंजी आदि का प्रयोग करते हैं और खुद ही उद्यम के कार्य करते हैं, जिससे मिलने वाला लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी आदि वो खुद को ही भुगतान करते हैं, जिससे उन्हें लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी के रूप में जो मिली जुली आय प्राप्त होती है उसको ही मिश्रित आय कहा जाता है और इस आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से चौथा जो हमारा प्रकार है वो है विदेशों से शुद्ध कारक आय या विदेशों से निवल कारक आय, जिसका हम पहले भी राष्ट्रीय आय की धारणाओं में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि किसी देश के निवासियों द्वारा विदेशों में प्रदान की गई कारक सेवाओं के बदले प्राप्त आय तथा एक देश की घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा प्रदान की गई कारक सेवाओं के बदले भुगतान की गई आय के अंतर को विदेशों से निवल कारक आय कहा जाता है। विदेशों से निवल कारक आय को निवल घरेलू आय में जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि उत्पादन के साधनों को जो लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी के रूप में आय प्राप्त होती है उसको हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें सबसे पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा है प्रचालन अधिशेष जो सिर्फ संपत्ति के प्रयोग के लिए ही प्राप्त होता है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक अपनी शारीरिक सेवाओं
के बदले प्राप्त होता है। तीसरी होती है मिश्रित आय, जो छोटे मोटे उद्योगपतियों को अपने सारे के सारे उत्पादन के साधनों के बदले श्रम को ही मिले जुले रूप में प्राप्त होती है। और चौथी होती है विदेशों में काम करने वाले लोगों को जो आय प्राप्त होती है, ये जो विदेशियों को हमारे देश में जो आय प्राप्त होती है उसके अंतर से प्राप्त होने वाली आय, इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। उत्पादक उद्यमों या उत्पादन क्षेत्रों की पहचान करने के बाद और उत्पादन के साधनों को दी जाने वाली आय को लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी, ये हम कह सकते हैं कर्मचारियों को पारिश्रमिक, प्रचालित अधिशेष, मिश्रित आय और विदेशों से निवल कारक आय के रूप में वर्गीकृत करने के बाद हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सभी उत्पादक क्षेत्रों के द्वारा अपने अपने उद्यमों में लगे हुए सभी उत्पादन के साधनों को लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी के रूप में जो भुगतान किया जाता है उसको जोड़ लिया जाता है, जिससे हमें कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद अथवा कारक आय प्राप्त होती है। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या कारक आय में विदेशों से सुसाधन आय जोड़ करके हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। शुद्ध राष्ट्रीय आय में मूल्यह्रास जोड़कर या कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास जोड़कर कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दें तो हमें बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इन चीज़ों की हम पहले ही विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। उसके अंदर किन चीज़ों को शामिल किया जाए, किन चीज़ों को शामिल ना किया जाए कि कहीं राष्ट्रीय आय की गणना बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए या उसका अनुचित माप ना निकल आए। तो इसलिए यह हम चौथे चरण के अंदर उन सावधानियों का अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय आय में किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा और किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं कि किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त हस्तांतरण आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियां, जेब खर्च आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में कोई भी उत्पादन नहीं होता है। दूसरा, गैर कानूनी कार्यों जैसे स्मगलिंग, चोरी, जुए आदि से प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनसे प्राप्त आय की कोई भी जानकारी नहीं होती है, न ही इसका कोई रिकॉर्ड होता है। पुरानी वस्तुओं जैसे पुरानी कार, पुराना मकान, पुराना टीवी आदि को बेचकर जो आय प्राप्त होती है उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसका कारण ये है कि इन वस्तुओं का जिस वर्ष उत्पादन किया गया था उस वर्ष इनके उत्पादन से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया था। बार बार इनसे कोई आय प्राप्त नहीं होती, इसीलिए सिर्फ ये हस्तांतरण मात्र होती हैं। इसलिए पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। शेयर बॉन्ड्स आदि को बेच करके भी जो आय प्राप्त होती है उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये मात्र शेयरों, बॉन्ड्स आदि का हस्तांतरण होता है। जब शुरू में बेचे जाते हैं तब इसे जो आमदनी प्राप्त होती है उससे तो उत्पादन होता है, लेकिन बाद में जब ये बार बार बेचे जाते हैं तब इनसे कोई उत्पादन नहीं होता। पांचवा हमारे पास आ जाता है अचानक प्राप्त आय जैसे लॉटरी आदि से प्राप्त आय, पूंजीगत लाभ, इनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे कोई भी उत्पादन नहीं होता। श्रम उपभोग सेवाओं का मूल्य को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके भी हमारे पास कोई माप या गणना नहीं होती। जैसे नर्स द्वारा अपने बीमार बच्चे की देखभाल, अपने बीमार पिता की देखभाल या अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाना। अप्रत्यक्ष करों को भी कारक लागत पर राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जैसे कि हम जानते हैं, परंतु बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय में इनको शामिल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं जैसे निगम कर, लाभांश, अवितरित लाभ, ये तीनों ही लाभ का भाग होते हैं, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। जब हमने कारक आय का वर्गीकरण किया था तो उसके अंदर लाभ का ये तीनों भाग थे। अगर लाभ को शामिल कर लिया जाए तो फिर इनको अलग से शामिल नहीं किया जाता। आयकर को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो आयकर होता है वो व्यक्ति द्वारा या कर्मचारियों द्वारा अपने ही आय में से किया जाता है और ये कर्मचारियों के पारिश्रमिक में ही शामिल हो चुका होता है। मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर तथा आकस्मिक लाभ पर करों को भी
राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि ये कर उपभोक्ताओं की वर्तमान आय में से नहीं दिए जाते, बल्कि इनका भुगतान पिछली वस्तुओं या संपत्तियों में से ही किया जाता है। मजदूरी, वेतन, किस्म के रूप में मजदूरी तथा मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रोविडेंट फंड आदि में दिए गए अंशदान को भी अलग से शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये सारे के सारे कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही हिस्सा होते हैं और इन्हें कर्मचारियों के पारिश्रमिक के साथ ही शामिल कर लिया जाता है, इसीलिए इनको बार बार शामिल नहीं किया जाएगा। अब हमें शामिल क्या करना है, यानी कि जिन मकानों में मकान मालिक श्रम रह रहे हैं उनका अनुमानित किराया, उनका आरोपित किराया जो दूसरे व्यक्ति उसको दे सकते थे उसको शामिल किया जाएगा, और श्रम उपभोग जो वस्तुएं होती हैं उनका भी अनुमानित मूल्य राष्ट्रीय आय में या आरोपित मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि का जो हमने अब तक विस्तार से अध्ययन किया है उसको हम सारांश रूप में यहाँ पर समझने का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आय विधि में हम उन उत्पादक उद्यमों की पहचान करेंगे जो उत्पादन करते हैं और आय पैदा करते हैं, उत्पादन के साधनों को आय का भुगतान करते हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब इन तीनों ही क्षेत्रों में काम करने वाले उत्पादन के साधनों को जो आय प्रदान की जाती है उस आय का वर्गीकरण करेंगे, जो वर्गीकृत होकर के हमारे पास आती है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसका विस्तार से हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, प्रचाल अधिशेष और स्वनियोजितों की मिश्रित आय। इन सारी की सारी आयों को जोड़ करके हमारे पास आता है कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या घरेलू आय। अब कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या घरेलू आय के अंदर विदेशों से निवल कारक आय को जोड़ करके हमें प्राप्त हो जाती है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय। तो इस वीडियो में हमने कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय को मापने के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और साथ में आपको यह समझ में भी आ गया होगा।